नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास हमारी इतिहास के स्रोतों में मुद्राओं पर होगी। मुद्राओं का मतलब सील्स। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यूं समझ लीजिए कि अगर आपके उदाहरण से ही शुरू करता हूं, अगर आपके घर में एक सर्वे हो और उसमें बहुत से डॉलर, नेपाली रुपया, बांग्लादेश का टका और श्रीलंका का भी रुपया आपके यहाँ निकले, तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि आपके इन देशों में जहाँ की ये मात्रा सिक्कों के रूप में आपके यहाँ पाई गई है, करेंसी के रूप में पाई गई है, वहाँ से आपके कोई ना कोई व्यापारिक संबंध हो सकते हैं। हो सकता है नेपाली रुपया आपके यहाँ एक दो मिले, लेकिन डॉलर बहुत मिल जाए अमेरिका का। अन्य देशों की मुद्राएं भी ना के बराबर मिले, यानी एक दो नोट मिल जाए या करेंसी का एक दो कोई हिस्सा, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में आपके यहाँ डॉलर मिले। तो पता है आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे, आपका मतलब अगर आप सर्वे टीम में हो कि इस घर का, इस समुदाय का, इस समूह का या इस घर में जहां हमने सर्वे किया है, वहां के डॉलर वाली जो अर्थव्यवस्था है उस देश से इनके बहुत बड़े, बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होंगे, चूंकि उनकी करेंसी आपके यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई गई। कभी कभार आप नेपाल घूमने गए होंगे, श्रीलंका गए होंगे, बांग्लादेश गए होंगे, तो हो सकता है एक्सचेंज में कुछ रुपया आपकी जेब में यूं पड़ा रह गया हो जो आपने घर में रख लिया हो। यह भी हो सकता है कि आपका व्यापार 2, 4, 5 देशों में हो, आपका जाना आना लगा रहता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं जिसकी अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ डॉलर है। अब इस दिमाग में, अपने दिमाग में इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ सिक्कों पर, मुद्राओं पर चर्चा कर लीजिए। दरअसल 2006 से बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से 300 एडी तक, लगभग 500 साल तक हमारे यहाँ भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत सिक्के ही रहे थे। लेकिन इससे पहले के सिक्के रहे हैं, पर वो बहुत प्रभावी, अहम भूमिका नहीं दे पाए या नहीं रख पाए, क्योंकि वो पंच मार्क कॉइन थे, आहत सिक्के थे। आहत सिक्के कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे। यूं समझिए जैसे आपने गोल गोल कोई मिठाई का पीस पेड़े के रूप में बनाया और उसमें आपने 1 रुपए का, 2 रुपए का या एक थंब इंप्रेशन डाल दिया, तो वो दबाव पड़ गया। वही आहत सिक्का है। आप समझ रहे हैं? आहत सिक्का पंच कर दिया आपने, तो वो पंच मार्क। तो इसके पूर्व के, यानी 2006 ईसा पूर्व से के पहले के जो सिक्के पाए गए हैं उनमें कोई लेख नहीं था। तो लेख नहीं था तो आप कैसे जानेंगे? जैसे अभी भी आप जेब से अपनी, जहां भी हो, अपना 10 रुपए का कॉइन निकालिए, तो उसमें कहीं कुछ ईयर लिखा है तो आप जान जाते हैं। हम लोग छोटे में यही देखते थे, तुम्हारा सिक्का पुराना है, हमारा नया है। समझ रहे ना? अब क्या है, इसका उपयोग किस लिए होता था भाई? आज की तारीख में आप करेंसी का उपयोग धीरे धीरे सरकार की नीतियों के आधार पर कम होता जा रहा है। हम लोग प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, कार्ड सिस्टम से हमारा पेमेंट हो रहा है। लेकिन उस समय जो इस सिक्कों का उपयोग होता था वो दान दक्षिणा, क्रय विक्रय, वेतन मजदूरी के लिए होता था। आज भी ऑलमोस्ट वही है करेंसी का जो यूज है। शासकों की अनुमति लेकर के कुछ व्यापारिक संघ थे जिन्हें श्रेष्ठी श्रेणी कहा जाता था, उन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए थे। यह बात मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में भी आपको पढ़ने को मिलेगी। पोटीन, तांबा, चांदी, सोना, ये मौर्योत्तर काल में इन धातुओं के सिक्के पाए गए। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल का मतलब है लेटर मॉडर्न पीरियड में, यानी जब मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, उस समय इन धातुओं के, इनके सिक्के भी मौर्य काल में पाए गए। अब क्या है कि सिक्कों से संबंधित भी सवाल खूब आते हैं। 3 सवाल तो एक साथ चर्चा कर लीजिए कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। फिर सवाल आता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे? वो कुषाण शासकों के थे। फिर सवाल आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? है सब सोने के सिक्कों पर ही तीनों सवाल। तो इंडो बैक्ट्रियन शासक थे, हिंद यूनानी शासक, हिंद यवन शासकों ने। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। इन सिक्कों से संबंधित
दरअसल सिक्कों के कारण, सिक्कों की जानकारी से आप उस राज्य की आर्थिक दशा, उस शासक की राज्य की आर्थिक दशा और राज्य क्षेत्र की सीमाओं का भी आकलन कर सकते हैं। यानी सिक्कों का बहुतायत प्रयोग जहां मिलेगा, जहां अधिक जिन क्षेत्रों में सिक्कों की उपलब्धि होगी, तो आप ये मान लेंगे ये सब उसी क्षेत्र के। ऐसे समझ लीजिए भारत की मुद्रा इंडियन रुपी क्या दुबई में मिलेगा बहुत मात्रा में, वहां पर वही मिलेगा, और आप इस भ्रम में हो तो यह भी मान लीजिए कि आपके यहां फॉरेन करेंसी कितनी मिलती है। यह वह स्थिति है जब हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी पॉलिसी के तहत हम एक दूसरे देश की मुद्राओं को एक्सचेंज काउंटर भी बनाएंगे। तो जहां पर जिस मुद्रा की बहुतायतता है वो उसका राज्य क्षेत्र है। इस तरीके से यह भी बांध सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे कनिष्क के सिक्कों में, तो कनिष्क के सिक्कों में बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रतीत होता है। चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई सिंबल अगर सिक्कों में आया तो यह लगा कि हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। फिर है समुद्रगुप्त के सिक्कों पे अश्वमेध पराक्रम खुदा हुआ है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बाद में इसकी चर्चा हुई तो यह कहा गया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी न किसी तरीके से, लेकिन इंडो यूनानी या इंडो सीथियन जो शासक हैं उनके इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत सिक्के ही है, इंडो यूनानी या इंडो सीथियन। वहीं पर सातवाहन राजा के एक सिक्के, कुछ सिक्कों पर जलपोत अंकित है। जलपोत का मतलब पानी का जहाज, आप समझ लीजिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने समुद्र विजय की होगी, क्योंकि उसे कैसे मालूम कि जलपोत है। भाई अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, गंगा यमुना के दोआब में रह रहे हैं, जब आपने समुद्र देखा ही नहीं तो समुद्र में चलने वाला जहाज, पानी का जहाज या नाव आप कैसे जान जाएंगे। नदियों की बात अलग है, जलपोत का मतलब है पानी में चढ़ने वाली बहुत बड़ी भारी नाव। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली के सिक्के हैं, उसमें चांदी की मुद्राओं पर ऐसा अनुमान लगता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त की। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिक्कों के माध्यम से भी हमारा इतिहास परिपक्व होता है। और अगर हम सिक्कों की जानकारी, ये तो बहुत संक्षिप्त चर्चा है, ये तो चर्चा के पहले की चर्चा है, इतिहास के पढ़ने की समझ विकसित करने की चर्चा है। इसलिए इसको जितना बता रहा हूं इतना ही जानने की कोशिश कीजिएगा। ये सब चीजें आपकी बुक की स्टार्टिंग में जब आपके दिमाग में सब चीजें बनी रहेंगी तो बुक बहुत आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिक्कों की चर्चा कर दी। अब मैं आपको अगले वीडियो में स्मारक और भवन, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स की चर्चा करता हूं, और उसी के साथ मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य विषयों की चर्चा करता हूं। ठीक है, आपको जो भी जितना समझ में आया इसको कहीं राइट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।